स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज वीडियो में भैया हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम, रिकॉइल वेलोसिटी, जो कुछ भी आया था हमारे पास। आज अब हम बात करें भाई, इस पार्ट के अंदर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कैसे काम करता है, किस किस कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे उसको डिस्कवर किया गया था फ्रिक्शन को। तो देखो इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। हम तो पहले हमारे पास आता है भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या होता है, देखो फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन हर जगह पे ऊपर अप्लाई होता है, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, घर के काम से लेकर जो भी आपका बाहर का काम होता है, कुछ भी काम करते टाइम वो क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है आपका। तो देखो मैं इस बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, तो मैं मार्कर से इसके ऊपर लिखता हूँ, तो मार्कर और इस बोर्ड के बीच में क्या लगता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है, उसकी वजह से इसके ऊपर लिखा जाता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो मैं इसके ऊपर लिख नहीं पाऊंगा। आप चलते हो तो चलते टाइम भी हमारे पैरों के बीच में और जमीन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। यहाँ तक कि आप अपने हाथों को ऐसे रब करोगे तो हाथ आपके क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ये किसकी वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, प्लस टू में आप जाओगे तो इसके ऊपर चार्ज भी प्रोड्यूस होता है हाथों पे, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ फ्रिक्शन की। या फिर आप बाइक है, कोई कार है या बस है, आपकी रोड के ऊपर चलती है, तो रोड पे और टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। यानी जब गाड़ी चलती है तो आपके टायर्स में से कुछ आवाज आती है आपको, टायर और ग्राउंड के बीच में से, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। या फिर आप ग्राउंड के ऊपर जा रहे हो, आप गिर जाते हो, गिरने के बाद आपके घुटनों के ऊपर या कहीं पर चोट लग जाती है, तो वो भी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। आपके घुटने ग्राउंड के कांटेक्ट में आते हैं, आप स्लाइड करके जाते हो, स्लाइड करते हो, तो आपके ग्राउंड और घुटनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो वो क्या करता है, आपको चोट पहुंचाता है, ठीक है। तो डेली लाइफ के अंदर जो भी हम काम करते हैं सभी के अंदर फ्रिक्शन जरूर लगता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो हमारी जो लाइफ होती है, फ्रिक्शन के बिना हम अपनी लाइफ को एज्यूम नहीं कर सकते कि कितनी होगी भाई, ना हम चल पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, कुछ भी काम करने में हम स्टेबल नहीं होंगे। यानी फ्रिक्शन लाइक आपका कैसा होता है, जैसे आपको बिल्कुल जब आप ठंडे दिनों में कहीं पर घूमने जाते हो तो जो लेक होती है उसके ऊपर बिल्कुल बर्फ जम जाती है आपकी, और जब आप उस बर्फ के ऊपर चल के देखते हो तो आपको चलना क्या होता है, मुश्किल, आपके पैर क्या होते हैं, फिसलते हैं, आप चल नहीं पाते, आप आगे की तरफ फिसल जाओगे, पीछे की तरफ फिसल जाओगे, तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप गिरोगे ज्यादा और चलोगे कम उसके ऊपर। तो वो क्या होता है, उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता भाई, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन हम हटा देंगे तो फ्रिक्शन के बिना हमारी जो लाइफ है हम एज्यूम नहीं कर सकते कैसे। लाइक जैसे बारिश के दिनों में जब आपकी कोई भी गाड़ी जाती है और वो क्या करती है भाई, एक कच्चे मिट्टी के रास्ते में से जाते हैं और वहां पर पानी है, तो वो क्या करती है भाई, स्लिप करते हैं उसके टायर कई बार, और वो वहां पर क्या हो जाती है भाई, वहां से निकल नहीं पाती, एक जगह पर रुक जाती है। तो वो स्लिपिंग किसकी वजह से होती है, वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका नहीं लग पाता। तो जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा वो वहां से निकल के नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, it is an opposing force that comes into play when a body actually moves or try to move on the surface of another body। यानी ये एक ऐसा फोर्स होता है, ये कब लगता है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करती है या फिर दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करने की क्या करती है, कोशिश करती है, तब ये क्या लगता है, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है भाई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसे मैं आपको दिखाऊं तो किस किस तरह से होगा भाई, जैसे ये एक बॉडी है भाई, ठीक है, या फिर मान लें कोई भी हमारे पास एक व्हीकल है, बस है या कार है, जो कुछ भी है, हमने इसके चार टायर यहाँ पर बना दिए, हमने क्या मान लिया भाई, एक सरफेस अपना एज्यूम कर लिया। अगर ये इस तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है, ये इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, तो जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो हमेशा क्या लगेगा, इससे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा भाई, जिसको हम कुछ भी स्मॉल एरिया कैपिटल एच से जो भी दिखाते हैं, और वो कहां पर लगेगा, इसके जो टायर और जो सरफेस होता है उसके बीच में क्या लगता है भाई, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा लगता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या है, इसीलिए तो हमने इसको क्या बोला भाई, अपोजिंग फोर्स बोला है। अपोजिंग फोर्स का क्या मतलब है कि ये अपोज करता है मोशन का हमारा, ठीक है। जैसे आप बाइक के ऊपर जाते हो, बाइक के ऊपर आप उसको एक्सेलरेट यानी उसके जो रेस देते हो आप वो नहीं देते, आप उसको बंद कर देते हो, ठीक है। तो थोड़ी देर चलने के बाद जो आपकी बाइक होती है वो क्या होती है भाई, रुक जाती है। वो रुकती किस वजह से है, उसके जो टायर होते हैं और जो ग्राउंड होता है उन दोनों बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, जो उसका क्या करता है, अपोज करता है। अपोज का मतलब क्या आता है, उसको रोकता है,
ठीक है, आगे चलने से। तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा किसी भी बॉडी की मोशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेकर हमारे पास थ्योरी आई थी, इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। लेकिन आपको पता है भाई, कोई भी जो चीज होती है इस यूनिवर्स के अंदर वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जाती है हमारी। आप अपनी लाइफ के हिसाब से लगा लो, आप कुछ काम करते हो तो कुछ लोग उसको अच्छा कहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो उसके अंदर भी कमियां निकाल के चले जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी आदमी होता है वो अपने आप में 100% नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो जो जैसे हमारे पास साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, न्यूटन, इन्होंने भी क्या किया भाई, अपनी तरफ से पूरा इफेक्ट किया चीजों को अंडर डिस्कवर करने में, इन्वेंशन करने में, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती थी कि ये ऐसे काम क्यों नहीं किया, इसने ऐसे काम किया तो क्यों किया। तो वो लिमिटेशंस होती हैं। तो हमारे पास दो थ्योरी आई थी, एक को हमने ओल्ड थ्योरी बोल दिया, फिर उसके बाद जो थ्योरी आई उसको हमने क्या बोल दिया, मॉडर्न थ्योरी बोल दिया। पहले ओल्ड थ्योरी ने अपनी बातें बताई फ्रिक्शन को लेकर, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस निकल के आ गई जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, मॉडर्न थ्योरी आई, उसने क्या किया, फ्रिक्शन को दोबारा से स्टडी किया और जो लिमिटेशंस थी ओल्ड थ्योरी की उसने उसको क्या किया, क्लियर किया भाई। तो देखो हम फ्रिक्शन को पढ़ेंगे भाई ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओल्ड थ्योरी। फ्रिक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओल्ड थ्योरी। तो दो थ्योरी आई थी भाई, तो जो पहले वाली थ्योरी आई उसको हमने क्या नाम दे दिया, ओल्ड थ्योरी नाम दे दिया। जैसे ये उसी तरह है, जैसे आप घर में, आपके घर में पहले से ही कोई टीवी है, ठीक है, और फिर बाद में आप एक नया टीवी लेके आते हो, तो आप क्या बोलते हो, पहले वाले टीवी को क्या बोल देते हो, ओल्ड टेलीविजन बोल देते हो, और जो नया आता है उसको न्यू टेलीविजन बोल देते हो। तो इसी तरह हमारे पास एक थ्योरी थी, जो थ्योरी फर्स्ट में आई थी उसको हमने बोल दिया ओल्ड थ्योरी, और जो थ्योरी आपकी बाद में आई उसको हमने क्या बोल दिया भाई, मॉडर्न थ्योरी का हमने नाम दे दिया भाई। अब देखो ये जो ओल्ड थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता था वो क्या होता है। इसने हमें ये बताया कि अगर दो सरफेस हमारे कांटेक्ट में होते हैं, जैसे हमने ये मान लिया भाई फर्स्ट सरफेस हमने ये एज्यूम कर लिया, और सेकंड सरफेस इसके ऊपर हमने कोई एक दूसरा सरफेस हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया इस तरह से। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या रखें भाई, जैसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तो लेकिन जब ये ऊपर वाला सरफेस इसके ऊपर क्या करेगा, मूव करके जाएगा। तो देखो जो भी आप प्लेन सरफेस आप देखते हो, कितना भी प्लेन सरफेस हो, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे तो उस सरफेस के ऊपर आपको क्या दिखाई देगी, इरेगुलरिटीज दिखाई देगी। इरेगुलरिटीज का मतलब है ये सरफेस हमने प्लेन बना दिए, अगर हम इसको नेक्ड आई से देखते हैं, लेकिन जब हम इसको क्या करें भाई, अपने किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे रफनेस दिखाई देगी, इस तरह से होल दिखाई देंगे हमें, बिल्कुल ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता। लेकिन जब हम कब देखते हैं इसको, नेक्ड आई से देखते तो हमें प्लेन दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो इसके ऊपर में से छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं भाई, ऐसे होल से दिखाई देते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलरिटीज बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, यानी एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर होता है, तो ये क्या हुआ, इनकी जो ये रफनेस सरफेस होती है दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं भाई, इंटरलॉक हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं ऐसे। जैसे आपकी जो गली होती है वो ईंटों से बनी होती है, वो ईंटें किस शेप की होती है भाई, इस शेप की होती है, कुछ ऐसे इस शेप की। तो इनको बनाते टाइम क्या करते हैं, इनके अंदर जो ये इरेगुलरिटीज होती है ना भाई, ये जो इरेगुलरिटी है ये क्या होती है, दूसरी जो ईंट होती है वो इसके अंदर इस तरह से हम क्या डाल देते हैं भाई, ताकि जो इसकी इरेगुलरिटी है वो इसके अंदर क्या हो जाती है, आ जाती है। तो ये क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं इस तरह से, और एक ईंट हम क्या लगा देते हैं, इस साइड में लगा देते हैं भाई ऐसे, ताकि यहाँ पर जो इरेगुलरिटी है वो इसके अंदर चली जाए आपकी। तो ये इस तरह से क्या होते हैं, कनेक्ट होते जाते हैं, यानी इनकी जो इरेगुलरिटीज होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, इंटरलॉक हो जाएगी, ठीक है, इन सरफेस की, ठीक है। लेकिन जब हम इनके ऊपर क्या लगाते हैं भाई, फोर्स लगाते हैं चलाने के लिए, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कई बार क्या होता है, ज्यादा होता है तो हमारा फोर्स कम होगा तो वो नहीं चल पाते, लेकिन जब हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो इनके बीच में ये जो इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं ये होल्स ऐसे, तो ये क्या होंगे भाई, इनका फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बीच से क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये आपस में क्या करते हैं, फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं भाई,
ठीक है। तो जब ये मूव करेंगे तब भी क्या लगेगा, ये इसकी मोशन को रोकने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम बोल देते हैं भाई। ठीक है, तो ओल्ड थ्योरी ने हमें इसके बारे में बताया था कि जब दो सरफेस, प्लेन सरफेस या कैसे भी सरफेस, जब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो इरेगुलरिटीज होती हैं वो क्या होती है, इंटरलॉक हो जाती है। और जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो इंटरलॉक क्या हो जाती है, टूट जाते हैं, उनके बीच का जो फोर्स होगा वो टूट जाएगा और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर क्या कर देगा भाई, चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन इसकी भी क्या थी, कुछ इरेगुलर, इसकी कुछ लिमिटेशंस आई थी हमारे पास ओल्ड थ्योरी की, कि ओल्ड थ्योरी ने क्या क्या लिमिटेशन हमें बताई थी। तो इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम क्या करेंगे भाई, पढ़ेंगे। और इसके अंदर आपने जैसे दो सरफेस कैसे दिखाए जाते हैं भाई, जैसे हमने ये दो सरफेस क्या कर लिया, अपने एज्यूम कर लिया भाई ऐसे। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं कोई दूसरा सरफेस रखूंगा, तो दूसरा सरफेस इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा, इंटरलॉक करवाऊंगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक सरफेस ले लिया भाई ये, तो यहां से ये इंटरलॉक कर गया इसके अंदर ऐसे, और ये ऐसे चला गया, फिर ये इस तरह से आ गया, फिर ये ऐसे। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनके ये जो इंटरलॉक हो जाते हैं ना भाई एक दूसरे के अंदर, इनकी जो इरेगुलरिटीज आई थी वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, इंटरलॉक की तरह क्या करेंगी, ये काम करेंगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो ये इसका जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं, ए, और इसका जो पार्ट जो नीचे आया वो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो जो ये पार्ट नीचे आ रहा है इसको हम क्या, किसका नाम बोल देते हैं भाई, डिप्रेशन बोल देते हैं इसको। और ये जो अपवर्ड पार्ट इसको हम बोल देते हैं प्रोजेक्शन। तो देखो प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, जो ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है इसका। अब देखो ये पार्ट है, ये भी ऊपर उठा हुआ, ये भी प्रोजेक्शन है। ये पार्ट है, ये भी ऊपर उठा हुआ, ये क्या है इसका प्रोजेक्शन। तो ये भी, और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट इस दूसरे का ऊपर उठा हुआ भाई, तो ये सारे का होते हैं प्रोजेक्शन। लेकिन देखो ये पार्ट नीचे है और ये पार्ट नीचे है, तो ये दोनों पार्ट आपके क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। तो जो ये इंटरलॉक होते हैं, तो जो प्रोजेक्शन और जो डिप्रेशन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी वही, कि जो हमारे पास ओल्ड थ्योरी भी थी उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। तो देखो इसकी लिमिटेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इनकी लिमिटेशन काम करती हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास क्या आती है, इसकी लिमिटेशंस। ये थ्योरी सिर्फ आपको क्या भाई अंडरस्टैंड करनी है, पेपर वगैरह के अंदर बहुत ही कम चांसेस होते हैं इनके, लेकिन आप एक चीजों को अंडरस्टैंड करके चलोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखो भाई फर्स्ट हमारे पास क्या था, अब देखो जितना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था भाई, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। यानी लार्जर द सरफेस एरिया, larger the surface area, the force of friction, the force of friction, the force of friction should be large, but it is not so। यानी कि लेकिन ये ऐसा नहीं था भाई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया था, अगर हमारे पास जितना ज्यादा बड़ा सरफेस होगा उतना ही उनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन क्या था, ये ऐसा नहीं था, ये चीज हमारे पास क्या होगी, गलत होगी भाई। ठीक है, तो लेकिन जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो अगर आप बड़ा सरफेस लेते हो तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो उसके सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था। यानी उसका एरिया ज्यादा था लेकिन उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था वो क्या था, कम था। तो ये जो थ्योरी थी इस चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि लार्ज सरफेस एरिया के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कम क्यों होता है, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ये चीज क्या है, इसकी लिमिटेशंस के अंदर आ जाती है वही, कि किस तरह से हमारे पास ये करेगी। और दूसरा हमारे पास क्या था, व्हेन। अब देखो तो इसने लार्ज सरफेस बता दिया, लेकिन क्या हुआ, जब टू एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो किसकी वजह से, रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से लगता है भाई, मैंने आपको समझाया भी। लेकिन जब दो स्मूथ सरफेस आते हैं तो उनके अंदर जो रफनेस होती है वो बिल्कुल भी रफनेस नहीं है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई, नेग्लिजिबल होना चाहिए। लेकिन
जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो कैसा था, ज्यादा था। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो यहां पर क्या था, व्हेन द टू सरफेस, when the two smooth surface, when the two smooth surfaces are in contact, then there should be, minimum force of friction, but by experiment, the friction is very large। तो देखो भाई, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रिक्शन हमारा कैसा आया, बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन आया। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है ओल्ड थ्योरी आपकी, कि जो स्मूथ सरफेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है वो ज्यादा क्यों लगा है। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी भाई ओल्ड थ्योरी की। ठीक है, अब इनकी लिमिटेशंस को किसने एक्सप्लेन किया भाई, हमारे पास जो मॉडर्न थ्योरी आई थी उसने इनकी लिमिटेशन को क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया। तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो किस तरह से लगता है भाई सरफेसेस के बीच में, तो उसके ऊपर हम चलते हैं भाई। तो देखते हैं, ये तो हमारे पास क्या था, फ्रिक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओल्ड थ्योरी। अब हम बात करें किसकी, मॉडर्न थ्योरी की। तो इसके जो लिमिटेशंस के पॉइंट थे वो आपको समझ में भी आ चुके होंगे भाई, आपने नोट भी कर लिया होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो या तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके, जैसे भी आप करना सुटेबल समझो आप वैसे इनको नोट कर सकते हो। देखो कहने में तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि पेपर में नहीं आती, लेकिन फिर भी आप अगर इनको अंडरस्टैंड करोगे तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और कैसे कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं भाई। तो देखो भाई, फ्रॉम मॉडर्न थ्योरी, तो देखो भाई मॉडर्न थ्योरी की वजह से हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया वो हमारे पास क्या है भाई। तो देखो मॉडर्न थ्योरी ने हमें ये बताया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वो कहां पर लगेगा, एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ सरफेस। जहां पर सरफेस हमारे एक्चुअल कांटेक्ट में होंगे वहीं पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन वो किसकी वजह से लगेगा भाई, अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू दिस द force of friction, arises due to the force of attraction between molecules of different surface in actual contact। यानी दो सरफेस जहां से एक्चुअल कांटेक्ट में होंगे तो वहां पर उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनकी वजह से क्या आएगा, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब देखो हमारे पास इन दो सरफेस की हम बात करते हैं जो हमने अभी दिखाए थे भाई। ये हमने एक सरफेस ले लिया, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया भाई, एक दूसरा सरफेस हम क्या करेंगे इसके ऊपर रख देंगे भाई। तो दूसरा सरफेस हम कैसे रखेंगे भाई, इसके ऊपर ये हमने रख दिया। तो ये दूसरा सरफेस आपका इस तरह से गया भाई, ये गया ऐसे, ठीक है। ये रख दिया भाई हमने, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना भाई, यहाँ पर इस तरह से आए, इसको सीधा कर लो भाई थोड़ा सा। तो ये सरफेस रख दिया भाई हमने, ठीक है। अब देखो ये सरफेस इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया क्या है, कम है।
अगर ये जो हमारे पास टोटल एरिया होता है इसका, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एपरेंट एरिया। एपरेंट एरिया। और जहां जहां से इनके एरिया कांटेक्ट में आया हुआ है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, हम इसको बोल देते हैं इस तरह से। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो देखो इस मॉडर्न थ्योरी ने मैं बताया था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कहां पर लगेगा, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर लगेगा, वो अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर नहीं लगेगा आपका, ठीक है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ने क्या बताया, जितना ज्यादा बड़ा सरफेस होगा उसके हिसाब से उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर सरफेस कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सिर्फ कहां पर लगेगा आपका, जहां पर इसका एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा। अब इसके अंदर देखो क्या होगा कि जैसे हमारे पास क्या होता है भाई, ये क्या इसका एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है, दोनों सरफेस क्या हो सकते हैं, अलग अलग नेचर के हो सकते हैं भाई, एक सरफेस कैसा, दूसरा सरफेस कैसा, तो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर वही हम इंटरलॉकिंग वाली बात कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये इनके रफली सरफेस होंगे, जहां से कांटेक्ट में आएंगे वहां से क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, यानी इनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स ऑफ अडहेसिव फोर्स लगेगा, अडहेसिव। एक अडहेसिव फोर्स होता है आपका, एक क्या होता है, कोहेसिव। अडहेसिव फोर्स आपका क्या होता है, जो ऐड करता है चीजों को, यानी ये क्या करेगा, ऐड करेगा। तो ऐड हम किन चीजों करते हैं, दो अलग अलग चीजों को ऐड करते हैं भाई। अगर एक चीज उसका नेचर सेम है तो वो तो अपने आप ही उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। ऐड हम किन चीजों करते हैं, दो अलग अलग चीजों, जैसे 2+3, मैथ के अंदर हमने दोनों को अलग अलग ऐड कर दिया भाई, 2+3। लेकिन अगर हम 2+2 करते हैं तो दोनों हम क्या कर रहे हैं, सेम नेचर के ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अलग अलग नेचर के, जैसे आपने वाटर के अंदर क्या करते हो, शुगर को मिक्स करते हो तो दोनों बीच में क्या लगेगा, अडहेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है। या फिर वाटर के अंदर कोई भी दूसरी चीज मिक्स करते हो वाटर को छोड़कर, वो क्या होती है, फोर्स ऑफ अडहेसिव। अडहेसिव फोर्स क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। या फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। जैसे आप ग्लू से कोई चीज चिपका देते हो, एक पेज है, आपने उसके ऊपर ग्लू लगाया, उसके ऊपर दूसरा पेज चिपका दिया, तो दोनों पेज के जो मॉलिक्यूल्स थे वो अलग अलग थे, दोनों को हमने क्या लगा दिया, चिपका दिया, तो जो ग्लू है वो किसकी तरह काम करेगा, एडहेसिव फोर्स की तरह काम करेगा। लेकिन कोहेसिव फोर्स होता है वही जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में कैसे लगेगा, जैसे पानी के अंदर आपने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, अब वो पत्थर क्या होंगे, पानी के अंदर मिक्स थोड़ी होंगे, वैसे कैसे रहेंगे पानी के अंदर, तो अगर वो मिक्स होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। लेकिन वो मिक्स नहीं हुए तो दोनों अलग हैं, पत्थर अलग हैं, जब उनको अलग अलग भी हम कर सकते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके कोहेसिव फोर्स होते हैं, जो सेम टाइप के, यानी वाटर के अंदर हम वाटर ही ऐड कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम जितना पानी उसके अंदर मिला है उसको हम अलग नहीं कर सकते भाई, ठीक, वो मिक्सचर आएगा फिर आपका। तो ये हमारे पास क्या होता है, एडहेसिव कोहेसिव फोर्स। तो इन मॉलिक्यूल के बीच में जहां पर आपका एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, वहां पर आपका क्या लगेगा, एडहेसिव फोर्स लगेगा। तो देखो यहाँ पर एरिया आपका बहुत बड़ा है, लेकिन आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो सिर्फ क्या है, कुछ पॉइंट के ऊपर लग रहा है आपका, तो वो क्या होता है, आपका ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कम हो जाता है। एक इससे यहां से होगा, जैसे आपका क्या होगा, अगर आपका एक प्रेशर होता है भाई, प्रेशर, प्रेशर आपका क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो भाई यहां से आपका क्या होगा, अब प्रेशर को हम पी से दिखा देते हैं, एफ को एफ, फोर्स को एफ से और एरिया को ए से। तो देखो यहां से जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब क्या है, अगर आपका एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या लगेगा, कम, अगर आपका एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। जहां पर आपका प्रेशर ज्यादा हुआ तो प्रेशर फोर्स की क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आपका फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया क्या है इनका कॉन्टेक्ट का, कम है, एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगा, ज्यादा, प्रेशर ज्यादा लगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, ज्यादा, ठीक है। तो इस वजह से अगर लार्जर सरफेस एरिया होगा तो उसके ऊपर फोर्स आपका किसकी वजह से लगेगा, जो आपका एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उसके उसके हिसाब से आपका क्या लगेगा भाई, फोर्स लगेगा भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशंस को इसने क्या किया था, प्रूव किया था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो कहां पर लगेगा, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर।
और वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P इज इक्वल टू F बाई A। अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर आपका क्या लगेगा, कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा भाई, ठीक है। तो यही क्या थी लिमिटेशंस थी आपकी किसकी, फर्स्ट लिमिटेशन थी आपकी ओल्ड थ्योरी। ओल्ड थ्योरी क्या बताया, अगर एरिया ज्यादा होगा तो आपका फ्रिक्शन भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन क्या लगा, कम लगा था। तो फ्रिक्शन कम क्यों लगा, यहाँ पर आपने एरिया ज्यादा लिया, प्रेशर क्या लगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कम लगा तो फोर्स भी क्या लगा, कम आपका, ठीक है। तो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। अब उसकी जो सेकंड लिमिटेशंस थी वो किसके ऊपर, उसको इसने कैसे सोल्व किया भाई। अब देखो हमारे पास क्या आते हैं, जैसे ओल्ड थ्योरी ने बताया था कि जो दो स्मूथ सरफेस होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा होना चाहिए भाई, आपका कम होना चाहिए। लेकिन जो दो स्मूथ सरफेस थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा वो क्या लगा, ज्यादा लगा। तो वो ज्यादा किस वजह से लगा, जैसे आप घर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो भाई, कि आप क्या करोगे कि आपने एक आइस ली गई, ठीक है, दो आइस के टुकड़े लिए, तो दोनों को आपस में ऐसे मिला दिया, कुछ टाइम के बाद उनके बीच में क्या हो जाता है, वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, और जब उनको आप अलग करते हो तो वो जल्दी से अलग नहीं होती, ठीक है। यानी उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, ज्यादा लगता है, यानी उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, फ्रिज के अंदर एक प्याले के अंदर आप क्या जमा दो, एक बर्फ को जमा दो और क्या करा दो उसको, फिर किसी टेबल के ऊपर रख दो या किसी बर्तन के अंदर रख दो आप, तो क्या बनेगा, जैसे वो मेल्ट होगी तो जब आप उसको एज इट इज उठाने की कोशिश करोगे तो ऊपर नहीं उठेगी, वो क्या करेगी, ऐसे स्लाइड करेगी। तो देखो उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है भाई। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगा आपका, वही बात आती है जब हम दो आइस पे ऐसे रख देते हैं भाई एक दूसरे के सरफेस के ऊपर ऐसे, ठीक है, हमने रख दिया, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी अडेसिव फोर्स लग जाता है भाई हमारा, ठीक है, जो क्या करता है, वही बात आती है हमारी प्रेशर वाली, ठीक है। तो इनके बीच में प्रेशर क्या लगेगा आपका, ज्यादा लगेगा, एरिया इनका कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो दो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस, आप जितने भी आप स्मूथ सरफेस लेने की कोशिश करोगे उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, आपका ज्यादा होता जाएगा, और वो ज्यादा किसकी वजह से होगा, आपका इस एरिया और प्रेशर की वजह से आपका ज्यादा हो जाता है। तो जो ओल्ड थ्योरी थी वो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो मॉडर्न थ्योरी ने फिर क्या बताया भाई, कि जहां से आपका एक्चुअल कांटेक्ट होता है सरफेस के बीच में वहीं पर आपका क्या लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका अप्लाई होगा, वरना जो पोर्शन आपका कांटेक्ट में नहीं होगा जैसे ये है, इनके बीच में आपका कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे आपके ओल्ड थ्योरी के और मॉडर्न थ्योरी के फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेकर भाई। अब देखो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन के टाइप के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। आज हमने सिर्फ क्या बताया, कुछ इंट्रोडक्शन दिया आपको फ्रिक्शन के बारे में, ओल्ड थ्योरी ने क्या बताया, मॉडर्न थ्योरी ने आपको क्या बताया, तो ये आपने ध्यान रखना भाई। तो आज वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं, तो आप जैसी वीडियो लोगे आपको बता सकते हो कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लेकर वो कैसी हुई इस वीडियो की हेल्प से, और मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती होंगी। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई, थैंक यू।